हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, जीना हराम हो गया है लोगों का। और इतना ही नहीं, जब सरकार से संसद में इसके बारे में पूछा गया, मुद्दा उठाया गया महंगाई का, तो सरकार ने क्या कहा कि हमें तो दिख ही नहीं रही है महंगाई, और ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है महंगाई का, महंगाई है ही नहीं भारत में, ऐसा कहा गया है। क्या आपको लगता है कि भारत में महंगाई है या नहीं है? क्या आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए या नहीं कि ये सामान का रेट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है? क्या आपने कदम उठाए हैं सामान के रेट को कम करने के लिए? पेट्रोल का दाम इतना क्यों बढ़ रहा है? आपने टैक्स कम क्यों नहीं किए हैं? क्या आप कोई सवाल पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है। लेकिन सरकार का भी ये कहना कोई जायज़ नहीं है कि उनको दिख ही नहीं रही महंगाई, कि भाई हमें दिख ही नहीं रही, महंगाई हो ही नहीं रही, कोई मुद्दा ही नहीं है महंगाई का। बताइए, क्या महंगाई का मुद्दा है या नहीं है? भारत में जो थोक महंगाई दर है और जो रिटेल महंगाई दर है वो बढ़ी है, और इसका सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो गरीब लोगों के ऊपर पड़ा है। और महंगाई का कारण क्या है? महंगाई के केवल दो कारण अभी दिखाई दे रहे हैं। वो तो है खाने के दाम का बढ़ना, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, और इसके अलावा क्रूड ऑयल का दाम बढ़ना, क्योंकि ये दोनों जब बढ़ते हैं तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये सब देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि दुनिया भर में मंदी आ गई है। और अभी हाल फिलहाल में एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है हमें अमेरिका की तरफ से। अमेरिका में लगातार 2 क्वार्टर में माइनस में गई है जीडीपी। पहले क्वार्टर में गई है 1.6% माइनस में, और दूसरे क्वार्टर में गई है 0.9%, वो भी माइनस में। और जब कभी किसी अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाही तक जीडीपी माइनस में जाती है तो समझ लीजिए कि मंदी आ चुकी है। और अगर अमेरिका में मंदी आती है तो इसका मतलब ये है कि इसका असर पूरी दुनिया में होगा। पहली बात तो ये है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसका असर हर जगह पर पड़ेगा। क्योंकि अगर लास्ट टाइम भी देखें तो 2008 में लास्ट टाइम में मंदी आई थी, रिसेशन आया था, तो इसकी शुरुआत भी अमेरिका से ही हुई थी। लेकिन इसकी शुरुआत अमेरिका से तो हुई थी, लेकिन इसके चपेट में काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्थाएँ हो गई और वो धराशायी हो गई, चौपट हो गई वो अर्थव्यवस्थाएँ। तो कह सकते हैं कि अगर शुरुआत अमेरिका से होगी तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी का जुड़ाव अमेरिका से है। और वैसे भी ग्लोबल जो बिज़नेस होता है वो डॉलर में होता है। अगर वहाँ पर मंदी आएगी तो डॉलर के दाम जो है बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, और इसका असर पूरी दुनिया के पास होगा, क्योंकि हर देश अपने यहाँ पर डॉलर का रिज़र्व तो रखता ही है। अगर उनके जो डॉलर का रिज़र्व है उसका जो दाम गिरेंगे तो उनका जो वेल्थ है वो भी तो गिरेगी ना, उनकी इकोनॉमी भी तो गिरेगी ना। तो इसी सारा का सारा जो चक्कर है वो अमेरिका से ही आता है, और इस चीज़ से भारत भी बचा हुआ नहीं है। भारत में भी मंदी आ सकती है। तो मैं आज आपको कुछ कारण बताऊंगा जिससे आप मंदी में भी बचे रह सकते हैं। तो देखते हैं वो कारण क्या क्या है जिससे आप मंदी में भी अपने आप को बचा सकते हैं। चलते हैं। तो अब चलते हैं हम के कौन कौन से वो कारण हैं जिससे हमें मंदी से बचा जा सके। हाउ टू बी सेफ इन रिसेशन। तो ये मेरा ही बनाया गया है, तो हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी सी इधर उधर है, तो संभाल लीजिएगा। तो पहला कारण है हैव ए इमरजेंसी फ़ंड। तो देखिए, जब भी हम कुछ अर्निंग करते हैं तो एक तरफ तो हम जो है डेली नीड्स की चीज़ें ख़रीदते हैं जिससे हमारे घर की दाल रोटी चलती है, और दूसरी चीज़ होती है कि हम अपना पैसा कुछ सेविंग भी करते हैं, और उस सेविंग में हमें भविष्य की चिंताओं को देखते हुए उस सेविंग को करते हैं। लेकिन हमें कुछ इस तरह से फ़ंड भी रखने चाहिए जो हमें इमरजेंसी में काम आ जाए, जैसे कि रिसेशन हो गया, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ बीमार हो गया। तो हमें इस तरह से भी अपने वेल्थ का जो है बैलेंस बनाना चाहिए ताकि हमारे पास एक इमरजेंसी फ़ंड भी रहे। और दूसरा कारण है लिव विद इन योर मीन्स, यानी कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर खर्च करना चाहिए जो एक्चुअली में हमारी ज़रूरतों की चीज़ है। लग्जरियस आइटम से हमें दूर रहना चाहिए, और जो भी चीज़ हमारी ज़रूरतों की है सिर्फ़ और सिर्फ उसी पर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसी पर ही अपना पैसा खर्च करना चाहिए। जो फालतू की चीज़ होती है जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा पैसा बर्बाद करती है, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए उन पर। और तीसरा है हैव एडिशनल इनकम, यानी कि एक एक्स्ट्रा इनकम भी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास कुछ सेविंग वगैरह करते हैं तो हो सकता है कि हम उससे कुछ बिज़नेस भी करना चाहें फ्यूचर में, तो हमें फ्यूचर में करने से बढ़िया है कि हम अभी से स्टार्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है ना फुल टाइम अगर हम सर्विस कर रहे हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। इसके अलावा हम काउंसलिंग भी कर सकते हैं, किसी को एडवाइस दे सकते हैं। अगर हम अच्छे हैं पढ़ाने में, हमारे पास किसी सब्जेक्ट की कोई कमांड है तो हम ट्यूशन दे सकते हैं बच्चों को। तो ये होते हैं एडिशनल इनकम के सोर्स। तो कुछ ना कुछ एडिशनल इनकम भी होनी चाहिए। या फिर आप जो है कोई दोस्त होगा आपका तो कोई रेस्टोरेंट करना चाहे तो उस रेस्टोरेंट में
इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बिज़नेस पार्टनर बन सकते हैं, या कोई दूसरा बिज़नेस करता होगा आपका दोस्त या कोई भी रिश्तेदार, तो आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसमें बिज़नेस पार्टनर बन सकते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी एडिशनल इनकम। और चौथा है इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। तो देखिए, जब भी हम कभी इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि हमें तुरंत ही उसका जो फ़ायदा है वो तुरंत ही मिल जाएगा, हमें उसके लिए इंतज़ार करना होगा। ऐसा नहीं है कि आज हमने इन्वेस्ट किया और कल को हमारा जो है मैच्योरिटी हो गई और हमें पैसा मिल गया 10% एक्स्ट्रा, 15% एक्स्ट्रा। नहीं, हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम शेयरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर किसी भी तरह की कोई मंदी आती है तो हमें बेचना नहीं है। अगर हम बेच देंगे ना उस चीज़ को तो हमारा नुकसान ही होगा। तो हमें जब कभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अपने पैसों की तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए। कि आज हमने पैसा किया तो हो सकता है कि आज हमें कुछ बेनिफिट ना हो उससे, लेकिन आने वाले टाइम में हमें फ्यूचर की तैयारी को देखते हुए हो सकता है कि उसमें हमें बेनिफिट हो जाए। तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। और पांचवा है नो पैनिक। पैनिक नहीं दिखाना है भाई, कि जब भी कभी कोई रिसेशन आती है, मंदी आती है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चले जाता है, रेट जो है हाई हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है इधर उधर हो जाती है। तो ऐसे में जब हम पैनिक मचाते हैं तो हमारे सोचने समझने का जो नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा जो है ना डिफ्रेंशिएट हो जाता है, स्कैटर हो जाता है और हमें कुछ समझ में नहीं आता और हम जो है पैनिक में आकर ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए। तो फिर हम बाद में उस पर पछताते हैं कि हमने ये क्यों लिया था। तो पैनिक में नहीं आना है और सोच समझ कर ही रिसेशन को झेलना है, और जो भी डिसीज़न लेने हैं वो सोच समझ कर लेने हैं, पैनिक में नहीं आना है। क्योंकि हमेशा जल्दबाजी ही विनाश की पूंजी होती है, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। और इसके अलावा है डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, यानी कि डाइवर्सिफाई करनी चाहिए। हमें सिर्फ एक ही सोर्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी एक सोर्स पर डिपेंड रहेंगे तो रिसेशन में अगर वही चले जाएगा डाउन तो हमारा पूरा पूरा बंटाधार हो जाएगा, हम खुद ही मंदी में आ जाएंगे। तो हमारे पास भी जो भी वेल्थ है उसको डाइवर्सिफाई करके रहना चाहिए, कि कुछ मान लीजिए इसमें लगा दिया, कुछ सोने में लगा दिया, कोई शेयर्स में लगा दिया, तो कोई किसी चीज़ में प्रॉपर्टी में लगा दिया। अगर हमने सारा ही प्रॉपर्टी में लगाया तो रियल इस्टेट अगर डाउन होगा तो सारा का सारा चले जाएगा। तो किसी ने कहा है कि डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, यानी कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। तो इसी तरह से जो है ना कुछ कुछ करके अलग अलग जगह पर रखना चाहिए। कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, कोई शेयर्स ले लो, इक्विटी में इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड ले लो, और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है उसमें निवेश कर लो। क्योंकि कोई ना कोई सी, ऐसा तो नहीं है कि रिसेशन में आके सारी की सारी इंडस्ट्री डूब जाएगी, कोई ना कोई सी उठी रहेगी जो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न दे दे। तो इस तरह से भी करना चाहिए। इसके अलावा कीप योर क्रेडिट स्कोर हाई। हमें जो भी क्रेडिट स्कोर जो होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम कभी लोन लेते हैं, जब भी हम किसी से क्रेडिट लेते हैं, क्रेडिट कार्ड पर हम कुछ शॉपिंग करते हैं, तो हमारा वो एक तरह से उधार हो जाता है। हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से इस तरह से उधार लेते हैं तो हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो मेंटेन किया जाता है हमारे रीपेमेंट के स्ट्रक्चर पर। अगर हम उसको ठीक से पेमेंट करते रहेंगे तो हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे, रीपेमेंट नहीं करेंगे अपने लोन का, तो हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो डाउन चले जाएगा। जिससे क्या होगा, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमें लोन देने से पहले 100 बार सोचा कि देगी ही नहीं। तो हमें अपना क्रेडिट स्कोर को एक बढ़िया रखना चाहिए। और इसके अलावा बाय व्हेन प्राइसेस आर लो। रिसेशन में क्या होता है कि जब रिसेशन आता है तो शेयर मार्केट्स पूरा का पूरा डाउन हो जाता है, यानी कि शेयरों के प्राइस गिर जाते हैं और लोगों में मंदी आ जाती है। तो यही बेस्ट टाइम होता है शेयरों को बाय करने का, क्योंकि जब मंदी आती है तो वो इस तरह से आती है, वी टर्न लेती है। तो शुरू में डाउन जाएगी और जब रिसेशन पूरा हो जाएगा तो वो फिर से ऊपर जाएगी। तो जब वो सबसे डाउन रहे तो हमें तब ख़रीदना चाहिए। मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस होगा 200 रुपये, मंदी आ गई, उसका प्राइस डाउन होकर 70 रुपये चले गया। अब जब 70 रुपये चले गया तो सबसे बढ़िया टाइम वही होता है उस शेयर को बाय करने का, क्योंकि वो अंडर प्राइस होते हैं। अब अंडर प्राइस होता है तो जब मंदी जब ओवर हो जाएगी, रिसेशन ओवर हो जाएगा, तो तब उसके प्राइस बढ़ेंगे। तो तब हो सकता है 200 से भी ऊपर चले जाए, 300 चले जाए, 400 चले जाए। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है जब उसके प्राइस लो होते हैं। तो मैंने ये दिखा दिया है कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ कि आपको मंदी में क्या क्या करना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।
यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।